हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 1 सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरिद्वार। एंड आपने ये भी याद रखना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये नीति आयोग का है। एंड 117 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई थी फर्स्ट फेज में। एंड हिमाचल की ओनली साइट कौन सी है, ओनली डिस्ट्रिक्ट इस प्रोग्राम के अंडर चंबा। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट द पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल टू कंट्रोल कन्नौज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चोलक्याज ऑफ वेंगी। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज बीन सेट अप बाय इंडिया टू एलिमिनेट टीबी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2025। एंड डब्ल्यूएचओ ने जो टारगेट सेट किया है वो है 2030। तो इंडिया का 5 ईयर एडवांस है उससे। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड फ्री एजुकेशन प्रोग्राम बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। पीवाई क्यूज देखते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप की थी सोशल वेलफेयर के लिए, सत्य शोधक समाज, 1873 में। महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी ये। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटीज एक्ट वॉज पास्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1904। एंड इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे दैट वाज लॉर्ड कर्जन। करंट अफेयर्स देखते हैं। मिजोरम ने कंस्ट्रक्टिंग क्रेटर्स को बैन कर दिया है जो यूज होते हैं पिग्स के लिए। पढ़ते हैं डिटेल में। मिजोरम ने कंस्ट्रक्टिंग क्रेट्स जो प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग पिग्स के लिए यूज होते हैं उनको बैन कर दिया गया है। एक पिटीशन डाली थी मर्सी फॉर एनिमल इंडिया ने इस क्रेटर्स को बैन करने के लिए। एंड ये जो बैन है ये इन कंप्लायंस है विद प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। मिजोरम 6th स्टेट है आफ्टर दिल्ली, मणिपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड जिन्होंने ऐसा कोई बैन लगाया है। प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली कि प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग पिग्स जो है उनको एक क्रेट्स में, फैरोइंग क्रेट्स में डाल दिया जाता था, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। और सफिशिएंट स्पेस नहीं होता था यहाँ पे कि पिग्स जो है, प्रेग्नेंट पिग्स जो है वो फ्लिप कर सकें। और इसका रिजल्ट क्या था कि पिग्स जो है उनको उनमें बोन डीजनरेशन देखी गई। देन मेंटल ट्रॉमा भी वो फेस करते थे। और ऐसे केसेस भी देखे गए कि जब स्टील बार्स को वो बाइट करने लग गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव जो है इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91। मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट है। और इन्होंने हिस्ट्री का कोर्स जो है चेंज किया था। कैसे कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स को इन्होंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ये प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के फ्रॉम 15 मार्च 1990 टू 25 दिसंबर 1991, जब तक यूएसएसआर का डिसोल्यूशन नहीं हो गया। एंड यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये पावर में थे बिटवीन 1985 टू 1991। एंड यूएस सोवियत रिलेशंस को एक मैनेज करने में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जो कोल्ड वॉर दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही थी उस कोल्ड वॉर्स को भी खत्म किया। देन जनरल सेक्रेटरी रहे हैं ये कम्युनिस्ट ऑफ सोवियत यूनियन के फ्रॉम 1985 टू 1991। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1990 में। इन्होंने रिकग्नाइज की थी पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट जो एडवोकेट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी इनसे जो पहले लीडर्स थे यूएसएसआर के, उनके अंडर कर्टेल की गई थी। तो ये प्रमोटर थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के। देन इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है प्रोग्राम चलाया था, पेरेस्ट्रोइका और मीनिंग रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए थे इन्होंने सोवियत इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए। यूएसएसआर के बारे में पढ़ लेते हैं। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। लूज कन्फेडरेशन थी ये 15 रिपब्लिक्स की। रशिया इनका लीडर था। एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक था जो कंट्रोल करता था ग्लोबल पॉलिटिक्स को फ्रॉम 1922 टू 1991 अंटिल जब तक इसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी स्मॉलर यूनिट्स में। मेंबर कौन कौन थे इसके? आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। देन क्या हुआ था कि रशिया में जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया 1917 में, तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो फॉर्म हुई। ये आइडियल्स क्या थे इसमें? बेसिकली सोशलिज्म के जो ऑपोजिट था कैपिटलिज्म के। और यहाँ पे एक नेसेसिटी समझी गई कि इगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। इगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी।
तो इसी वजह से एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया। देन मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको खत्म करने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दी गई और सब कुछ जो है वो क्या कर दिया गया, पब्लिक के कंट्रोल में, इट मींस गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। और ये सोसाइटी जो बेस्ड थी क्वालिटी आइडियल्स के ऊपर। ये आप मैप में कंट्रीज देख सकते हो और लार्जेस्ट जो कंट्री थी यूएसएसआर की दैट वाज रशिया। तो ये आपने याद रखना है, 15 कंट्रीज थी टोटल। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जो ऑब्जर्व किया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ये इनिशिएट किया गया था मार्च 1975 में बाय द मेंबर्स ऑफ अमेरिकन डाइटिक एसोसिएशन, नाउ कॉल्ड अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। और इसका मेन एम क्या था कि एजुकेशनल जो मैसेज है न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो पब्लिक में फैलाना और प्रमोट करना प्रोफेशन ऑफ डाइटिक्स को। 1982 में नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है इंडिया में स्टार्ट किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन कैंपेन जो थी इसका मेन एम क्या था कि अवेयरनेस बढ़ाना, इंकरेज करना लोगों को और न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस बताना। देन उनको अवेयर करना, प्रमोट करना कि वो एक हेल्दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करें। देन प्रोग्राम जो है एक पोषण अभियान ये लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इश्यूज को लेकर, जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट इन चिल्ड्रन। और ये सारी प्रॉब्लम्स किसके कारण आती हैं, अंडर न्यूट्रिशन के कारण। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब एज के अकॉर्डिंगली हाइट कम हो, ठीक है। वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब एज के अकॉर्डिंगली वेट भी कम है। तो स्टंटिंग हाइट से रिलेटेड है, वेस्टिंग वेट से रिलेटेड है। एनीमिया क्या होता है कि जब हेमोग्लोबिन की जो कंटेंट है वो बॉडी में कम होता है। तो ये सारे ही जो है अंडर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नोखाई फेस्टिवल, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, मेनली ऑब्जर्व किया जाता है बाय द पीपल ऑफ वेस्टर्न ओडिशा एंड सदर्न छत्तीसगढ़। और इसमें वेलकम किया जाता है न्यू राइस जो आती है सीजन की। देन कॉम्बिनेशन है नोखाई दो वर्ड्स का विच सिग्निफाइज ईटिंग ऑफ न्यू राइस। नुआ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स ईट। इसके जो ट्रेसिस हैं नोखाई फेस्टिवल के, ये वैदिक पीरियड के दौरान है। वैदिक पीरियड में एक पंच याजना की जाती थी और इनमें से एक याजना थी प्रलंबना याजना। पंच याजना मीन्स 5 टाइप्स ऑफ याजना, वन ऑफ देम वाज प्रलंबना याजना। इसका मतलब क्या था कि न्यू क्रॉप्स को काटना और मदर गॉडेस को ऑफर करना। एंड वैदिक सोसाइटी के बारे में आपने याद रखना है, वैदिक सोसाइटी जो थी ये इनिशिएट होती है या स्टार्ट जो था इसका वो आर्यंस के आने से होता है। एंड इसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, अर्ली वैदिक पीरियड में एंड लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर यहाँ पे डोमिनेटेड थी दैट वाज ऋग्वेद। एंड यहाँ पे जो बाकी और वेद हैं जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो लेटर वैदिक पीरियड जो था इन 3 वेद्स के ऊपर बेस्ड था एंड अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेद के ऊपर बेस्ड था। एंड एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपने याद रखना है कि आयरन जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी वैदिक पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है यूजीसी ने लॉन्च करेगा ई समाधान पोर्टल, जिसमें स्टूडेंट की ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जाएगा। एम क्या है कि स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना इन ऑनलाइन फॉर्मेट। डेफिनेट टाइमलाइंस इसमें डिसाइड की गई हैं। स्टूडेंट रिलेटेड मैटर्स के लिए जो डेडलाइन फिक्स की गई है वो है 10 वर्किंग डेज। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग इशूज़ के लिए जो टाइमलाइन है वो है 15 डेज। और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की टाइमलाइन है 20 डेज। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी याद रखना है, यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदेश कुमार, इनको इंटरीम इट मीन्स टेम्परेरी हेड बनाया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। यूजीसी के चेयरमैन जो हैं ये हेड करेंगे AICTE को, क्योंकि इनके AICTE के जो करंट चेयरमैन है अनिल सहस्रबुद्धे ये रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जगह टेम्परेरी चेयरमैन जो है जगदेश कुमार को बनाया गया है। यूजीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये स्टैब्लिश किया गया था 1953 में। इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला यूजीसी एक्ट इन 1956। देन ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना एंड मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स को रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। देन ये प्रोवाइड करता है रिकग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया
एंड डिसबर्स करता है फंड ऐसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को। हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिस भी हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट जो है स्टेट्स की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में देखा गया है। 14 स्टेट्स को यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को मेजर किया गया था, तेलंगाना ने टॉप किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हायर इन्फ्लेशन रेट देखा गया है। इन्फ्लेशन रेट जो है ये प्राइमरीली मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे। इन्फ्लेशन टारगेट जो है इंडिया में वो 4% है एंड इसकी लोअर एंड अपर लिमिट है 2%। इट मीन्स ये 2% से कम नहीं होना चाहिए एंड 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस बनाकर रखा हुआ है, टारगेट है 4%। फर्स्ट 7 मंथ्स जो थे 2022 के, उसमें एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है एज पर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 6.8% मेजर किया गया है। और हालांकि स्टेट वाइज अगर डेटा को कंपेयर करें तो स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे गए हैं। पढ़ लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? बेसिकली प्राइस चेंज होता है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रिटेल बायर, कि रिटेल बायर के लिए जो प्राइस चेंजेस होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। इसको रिलीज कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड ये कैलकुलेट किया जाता है इसमें डिफरेंस जो कमोडिटीज़ के प्राइजेस में है एंड सर्विसेज के प्राइजेस में, जैसे कि फूड हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। देन सीपीआई जो है सब ग्रुप्स हैं इसमें, जैसे कि फूड एंड बिवरेजेस है, फ्यूल एंड लाइट है, हाउसिंग एंड क्लोथिंग है, बेडिंग एंड फुटवेयर है। इसका बेस ईयर है 2012। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है तो उसके प्राइजेस में वेरिएशन देखी जाती है, तो उसके हिसाब से उस वेरिएशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ सीपीआई है अलग अलग कंज्यूमर्स के हिसाब से। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए अलग है, रूरल लेबरर्स के लिए अलग है एंड रूरल अर्बन कंबाइंड भी है। इनमें से फर्स्ट 3 जो है इनको कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ जो है इसको कंपाइल करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज सारेक्स 2022। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंक्लूड किया रिसेंटली 10th नेशनल मरीन सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। कहाँ पे? चेन्नई में, दैट इज इन तमिलनाडु। थीम क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मरीन पैसेंजर सेफ्टी, कि मरीन पैसेंजर सेफ्टी जो है उसके लिए ऑफिशियल्स की यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। देन एक्सरसाइज जो है इसको रिव्यू किया इंडियन कोस्ट गार्ड के जो चीफ है वीएस पठानिया। इसके अलावा और भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी, फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी थे। बाइनियल एक्सरसाइज है ये भी याद रखना है। एंड 2 डे एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया है अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैब्लिश किया गया था अगस्त 1978 में बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट, और ये एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज है इंडिया की। 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड की ये इन टर्म्स ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। देन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन कोस्ट को सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा रेगुलेशंस जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैरीटाइम जोन्स में। देन ये आर्म्ड फोर्स है, सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इट मीन्स सर्च ऑपरेशंस भी ये करती है, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करती है। इसके अलावा जितनी भी मरीन लॉज हैं इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। और ये किसके अंडर है? अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसका कॉन्सेप्ट जो है 1971 वॉर के बाद जो है ये कंसेप्ट आया था। देन इसका ब्लूप्रिंट जो था ये कंसीव किया गया था, विजनरी थे उस टाइम पे रुस्तम जी कमेटी। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है तेलंगाना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है TEM। इसको अनाउंस किया गया 4 ऑफ इट्स। तेलंगाना के इस मिशन के अंदर 4 स्टार्टअप्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एट G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में। और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया गया है TEM को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड नेस्कॉम ने। देन G20 का ये जो डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क है ये कहाँ पे होगा? बेसिकली बाली में, बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। G20 के बारे में पढ़ लेते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप है ये 19 कंट्रीज का। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है एंड यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। G20 की जो मेंबरशिप है इसमें मिक्सअप कंट्रीज हैं, जैसे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस्ड कंट्रीज भी हैं, इसके अलावा इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं। मेंबर जो हैं इसके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। स्पेन जो है परमानेंट नॉन मेंबर है इसमें, ये भी जो है अटेंड करता है समिट की मीटिंग।
फंक्शंस क्या है, 2 ट्रैक हैं इसके बेसिकली, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में जो मीटिंग्स होती है, इसमें जितने भी G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं और उनके डेप्यूटीज हैं, वो अटेंड करते हैं इनकी मीटिंग्स को। और इसका मेन फोकस क्या रहता है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल जो इश्यूज हैं उस पे फोकस करते हैं ये। इसके अलावा फाइनेंशियल रेगुलेशन जो है इनके ऊपर भी फोकस किया जाता है। इट मीन्स इकोनॉमी के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको फाइनेंस ट्रैक जो है वो एड्रेस करता है। और शेरपा ट्रैक जो है ये ब्रॉडर इश्यूज होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट होगी, एंटी करप्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एनर्जी हो गया। ऐसे जो मुद्दे हैं, नॉन मॉनिटरी जो मुद्दे हैं, उनको शेरपा ट्रैक जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिलीजियस टेम्पल जो है ये बिल्ड किया जाएगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में मायापुर रीजन है, नाडिया डिस्ट्रिक्ट का। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये हेडक्वार्टर होगा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस का, दैट इज इस्कॉन। और ये जो टेम्पल का आइडिया था ये श्री प्रभुपदा के विजन के ऊपर बेस्ड था। और इसका डिजाइन जो है ये इंस्पायर्ड है बाय द कैपिटल बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देन ये लार्जर हुआ ताजमहल से भी, और जो सेंट पॉल की कैथेड्रल है वेटिकन सिटी में उससे भी काफ़ी बड़ा है। देन ओपन होगा ये 2024 में, और हालांकि पहले होना था बट कोविड-19 की वजह से इसको डिले कर दिया गया। देन ये रिप्लेस करेगा कंबोडिया में जो 400 एकड़ में एंकोर वॉट टेम्पल है, जो सबसे बड़ा टेम्पल है अभी तक का, उसको रिप्लेस करेगा। और लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो है ये बनेगा। पिक्चर में आप देख सकते हो। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। PYQs भी हैं। थैंक यू सो मच।